अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बोन की फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट। इससे पहले हमने स्टडी कर लिया बोन का स्ट्रक्चर, बोन के सेल्स वगैरह। आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम ये स्टडी करेंगे कि बोन किस तरह से फॉर्म हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम और अर्ली स्टेजेस। बोन फाइनल बेसिकली बनना स्टार्ट कैसे होती है और फिर वो कैसे डेवलप होती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In the early stages of embryonic development, the embryo skeleton consists of fibrous membranes. यानी कि जब हम embryonic stages में होते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर जो skeleton, जो embryo का skeleton है बेसिकली, वो बोन्स पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर क्या चीजें होती है हमारे पास, वो fibrous membranes होती है और hyaline cartilage होता है। ठीक है, cartilage होता है, bones नहीं होती इस वक्त embryonic skeleton में। The formation and development of bone is called ossification. जब ये cartilage कन्वर्ट होता है इनटू बोन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता रहता है, तो जैसे बोन बनना शुरू होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, हम देखते हैं जी ऑसिफिकेशन का प्रोसेस होता क्या है। जी एक और आपके लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट बाय द 6th और 7th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बोन डेवलपमेंट ऑस्टियोजेनेसिस बिगिंस। मतलब जो हमारे पास पहले जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन था वो हमारे पास किस पर मुश्तमिल था, फाइब्रस मेम्ब्रेन्स पर और इसके अलावा हाइलन कार्टिलेज पर। लेकिन जैसे ही जो एम्ब्रियो है वो 6th या 7th वीक में एंटर होता है, तो जो प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस है वो, या जो प्रोसेस ऑफ बोन डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है बाय द 6th और 7th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। अच्छा, आप ऑस्टियोजेनिक के जो है ना, यानी कि जो बोन की फॉर्मेशन के हैं, वो दो पाथवेज फॉलो करती है हमारी बॉडी। वो कौन कौन से पाथवेज हैं? एक तो है हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का क्या मतलब है? इंट्रा का क्या मतलब होता है? विद इन। ठीक है, और मेम्ब्रेन मीन्स विद इन मेम्ब्रेन, और ऑसिफिकेशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंट्रा मेम्ब्रेनस के आपको नाम से पता लग जाना चाहिए कि इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होती है। द डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ बोन विद इन मेम्ब्रेन्स। ठीक है, विद इन मेम्ब्रेन्स का क्या मतलब है, ये आपको आगे चल के डायग्राम से ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। अच्छा, और इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जो है वो कौन सी बोन्स हमें हो रही होती है? बेसिकली हमारी फ्लैट बोन्स में, जैसे कि हमारी रिब्स की बोन्स है, स्टर्नम है, स्कल की बोन्स है। आपको पता है ना, हमने कल पढ़ा था कि फ्लैट बोन्स जो है वो क्या क्या एग्जाम्पल थी उसके अंदर, हमारे पास स्कल की जो बोन है वो भी हमारी फ्लैट बोन में आती है। उसके बाद जो सेकंड काइंड ऑफ ऑसिफिकेशन है, या सेकंड काइंड ऑफ जो बोन फॉर्मेशन का जो पाथवे है, दैट इज कॉल्ड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ठीक है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन क्या होता है? अगेन, एंडो मींस एंडो का क्या मतलब होता है? इनसाइड। कॉन्ड्रल का क्या होता है? सॉरी, एंडो का मतलब होता है विद इन, एंड कॉन्ड्रल का क्या मतलब होता है? कॉन्ड्रल का वर्ड जो है वो हमेशा कार्टिलेज के साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि जो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं या बेसिक यूनिट ऑफ सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। हमारा जो कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो किससे बन रहा होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स से बन रहा होता है। ठीक है, तो एंडोकॉन्ड्रल मींस विद इन कार्टिलेज जो बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है उसको आप क्या कहते हैं? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। लॉन्ग बोन्स इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारी फर्स्ट, जो लॉन्ग बोन्स है बेसिकली लेग्स की, आर्म्स की, वो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के का पाथवे फॉलो कर रही होती है। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अब इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन को, तो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में, ये अब मैं आपसे प्री एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब हमारी बोन फाइनली बनना स्टार्ट होती है। हमारी बोन बेसिकली कहाँ से बनना स्टार्ट होती है? तो जो उसका पहला प्रोसेस है बिल्कुल, जहाँ से बोन बनना स्टार्ट होती है, वो क्या है? एन ऑसिफिकेशन सेंटर appears in the fibrous connective tissue membrane। ठीक है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो का स्केलेटन होता है वो किस चीज से बना होता है? फिब्रस मेम्ब्रेन से। और वो फिब्रस मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? बेसिकली वो कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन्स होती हैं। सही है, और उसके अंदर क्या मौजूद होता है? हाइलन कार्टिलेज वगैरह मौजूद होता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स को हम क्या कहते हैं? मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स, सॉरी मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स। ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या करते हैं? बेसिकली ये क्या करते हैं? दरमियान में आकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मीजेनकाइमल सेल्स एक सेंटर में आकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वो मीजेनकाइमल सेल एक्यूमुलेट होते हैं तो वो एक सेंटर बना देते हैं। दैट सेंटर इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, जैसे ये मीजेनकाइमल सेल्स यहाँ एग्रीगेट होते हैं आपस में, एक सेंटर बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन सेंटर। इसको हम ऑसिफिकेशन सेंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो मीजेनकाइमल सेल्स हैं
ये दे डिफरेंशिएट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। और आपको पता है ऑसिफिकेशन क्या है? बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी कि ये जो ऑसिफिकेशन सेंटर है बेसिकली वो एक बोन फॉर्मेशन का सेंटर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट्स आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट्स जो होते हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं हमारे पास। तो ये जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं इनटू व्हाट? ऑस्टियोब्लास्ट्स, जिनको हम बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं। दैट इज व्हाई जब ये मेसेनकाइमल सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट्स, तो आपको पता है ऑस्टियोब्लास्ट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो मैट्रिक्स रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, किसका मैट्रिक्स रिलीज करते हैं? बोन का मैट्रिक्स रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ये ऑस्टियोब्लास्ट जैसे डिफरेंशिएट होते हैं फ्रॉम मेसेनकाइमल सेल्स, तो ये मैट्रिक्स सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, बोन का मैट्रिक्स, जिससे बेसिकली स्टार्ट होता है बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से हम ये जो ऑस्टियोब्लास्ट का जब ये सेंटर बन जाता है, या जो मेसेनकाइमल सेल्स जब एग्रीगेट होकर ऑस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होते हैं और ये ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू करते हैं, तो ये फिर फाइनली एक ऑसिफिकेशन सेंटर बन जाता है, यानी कि बोन की फॉर्मेशन का सेंटर बन जाता है। और ये जो बोन मैट्रिक्स रिलीज कर रहे होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, उस बोन मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑस्टियोइड। को हम ऑस्टियोइड इसलिए कहते हैं क्योंकि अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है। अभी क्योंकि कैल्शियम या डिफरेंट मिनरल्स की यहाँ पर डेपोजिशन नहीं हो रही होती, ये सिंपल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोइड। ऑस्टियोब्लास्ट जो मैट्रिक्स रिलीज कर रहे होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं ऑस्टियोइड्स। ऑस्टियोइड क्या है? वो अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स है। ठीक है, विद द टाइम जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बढ़ती जाती है, तो आपको पता है मिनरल्स वगैरह की जब डेपोजिशन होती जाती है, तो फाइनली ये जो अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स है वो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में सेकंड प्रोसेस में आप देख सकते हैं बोन मैट्रिक्स, ऑस्टियोइड। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ऑस्टियोइड किसे कहते हैं। ये जो बोन मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है is secreted within the fibrous membrane, within the fibrous membrane। अब आपको इंट्रा मेम्ब्रेनस की समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये क्या है कि ये जो यहाँ पर इस साइड पर अब ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं, तो ये अंदर की साइड पर मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस वाली डायग्राम से देखें तो ये इनकी जो डायरेक्शन ऑफ है मैट्रिक्स सिक्रीट करने की, वो इनवर्ड है। ठीक है, तो जैसे ये इनवर्ड मैट्रिक्स रिलीज करते जाएंगे तो ये मैट्रिक्स अंदर एक एरिया इंक्रीज होता जाएगा। और साथ साथ आपको पता है मेसेनकाइमल सेल्स भी सराउंडिंग में मौजूद है, तो मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो मजीद डिफरेंशिएट भी होते रहेंगे साथ साथ ऑस्टियोब्लास्ट्स में। और वो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे? फर्दर मैट्रिक्स में अपना पार्ट प्ले करते रहेंगे, मैट्रिक्स को रिलीज करते रहेंगे। ठीक है, सो द ऑस्टियोब्लास्ट्स बिगिन टू सिक्रीट ऑस्टियोइड। ये ऑस्टियोब्लास्ट्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो ऑस्टियोइड सिक्रीट करना शुरू कर देंगे, विच इज मिनरलाइज्ड विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियोइड शुरू में जब वो जो ऑस्टियोब्लास्ट्स रिलीज कर रहे होते हैं ऑस्टियोइड, वो अनकैल्सिफाइड होता है। ठीक है, उनमें मिनरल्स नहीं होते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मिनरलाइज्ड होना शुरू हो जाता है एंड दैट, और वो कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, विद इन अ फ्यू डेज। तो ट्रैप्ड ऑस्टियोब्लास्ट्स बिकम ऑस्टियोसाइट्स। अब देखिए, जब वो अनकैल्सिफाइड था तो वो हार्ड नहीं हुआ था मैट्रिक्स। यहाँ पर आप दरमियान में कुछ जो ऑस्टियोब्लास्ट्स मौजूद होते हैं फिलहाल, वो क्या होते हैं जैसे जैसे वो अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स जैसे जैसे वो कैल्सिफाई होना शुरू हो जाता है विद द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, तो वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो ये जो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, और जो सेल्स जो ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ दरमियान में इस ट्रैप हो जाते हैं वो फाइनली डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं इनटू ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑस्टियोसाइट्स भी कहाँ से आ रहे हैं? ऑस्टियोब्लास्ट से डिफरेंशिएट होकर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? जब ये कैल्सिफाइड मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो दरमियान में जो मौजूद थे ऑस्टियोब्लास्ट, जब वो इंट्रैप हो जाएंगे यहाँ पर इस हार्ड मैट्रिक्स की वजह से, वो यहाँ से मूव नहीं कर सकते, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेंगे और किस में डिफरेंशिएट हो जाएंगे? ऑस्टियोसाइट में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो ये सेकंड प्रोसेस में होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है? मेसेनकाइमल जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, और वो सेकंड स्टेप में जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो ऑस्टियोसाइट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप पर हम आते हैं, उसमें आपको देखो स्टिल आपको मेसेनकाइमल सेल्स भी नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? बिकॉज अभी तक बोन की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, mesenchymal condensing to form the periosteum। ठीक है, अब ये जो सराउंडिंग mesenchyme cells हैं वो क्या करते हैं? ये पेरिस कंडेंस होकर
पेरियोस्टियम बनाना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो पेरियोस्टियम है वो कौन सी है, वो आउटर फिब्रस लेयर होती है हमारी बोन की। और ये आपको इस में नजर आ रहा होगा कि अब यहाँ से जो है वो क्या होता है, बोन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब बोन के सेल्स फाइनली बनना शुरू हो गए हैं, ऑस्टियोसाइट्स बनना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अब बोन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, बोन वेस्कुलराइज्ड होना शुरू हो जाती है। आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही होंगी बोन के अंदर। और ये कौन सी बोन आपको नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है ना स्पेसेस बीच में, तो इसका मतलब है कौन सी बोन है, स्पॉन्जी बोन है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि स्पॉन्जी बोन के अंदर स्पेसेस होती हैं, और वो स्पेसेस जो है वो बेसिकली वेस्कुलराइज्ड होती हैं। सो वूवन बोन, या फिर आप उसको स्पॉन्जी बोन भी कह सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में हम उसको वूवन बोन कहते हैं, ठीक है। अभी वो कम्प्लीटली अपनी स्पॉन्जी बोन की शेप में नहीं आई होती। सो वूवन बोन, थर्ड स्टेप में क्या होता है, वूवन बोन एंड पेरियोस्टियम फॉर्म। Accumulating osteoid is laid down between embryonic blood vessels, यानी कि वो जो ऑस्टियोइड रिलीज कर रहे थे ऑस्टियोब्लास्ट, वो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स के दरमियान में आ जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, विच फॉर्म अ रैंडम नेटवर्क, ठीक है। ये रैंडम सा नेटवर्क बनाना शुरू हो जाता है, ये वाला मैट्रिक्स, ये जो ऑस्टियोइड रिलीज होता जा रहा है, ये एक रैंडम सा नेटवर्क बना रहा होता है। दैट द रिजल्ट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्रैबिक्यूले, ठीक है। आपको याद होगा ट्रैबिक्यूले, जब हमने स्पॉन्जी बोन पढ़ा था तो हमने कहा था कि स्पॉन्जी बोन के अंदर ट्रैबिक्यूलाई का नेटवर्क होता है। वो क्या होता है, वो मैट्रिक्स का एक बेसिकली नेटवर्क होता है। उसको हम क्या कहते हैं, जो स्पॉन्जी बोन का मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं ट्रैबिक्यूले, ठीक है। नेटवर्क ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रैबिक्यूले इन स्पॉन्जी बोन। ये हम स्टडी भी स्पॉन्जी बोन को ही कर रहे हैं। तो ये जो आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है, एक डिफरेंट नेटवर्क बन चुका है बिटवीन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फाइनली आप ट्रैबिक्यूले कह रहे हैं इस ऑस्टियोइड मैट्रिक्स को। फाइनली अब हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रैबिक्यूले का। वेस्कुलराइज्ड मेसेनकाइम कंडेंसेस ऑन द एक्सटर्नल फेस ऑफ द वूवन बोन, ठीक है। अब ये जो मेसेनकाइमल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसके पास ये ब्लड वेसल्स भी गुजर रही हैं, तो ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, ये कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप को श्रिंक करना शुरू कर देंगे। और फाइनली क्या होगा, ये बना लेंगे आउटर लेयर ऑफ द बोन, और उसको बोन को हम क्या नाम दे रहे हैं, पेरियोस्टियम, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने आपको पेरियोस्टियम पढ़ाया था तो उसमें ये बात हुई थी कि पेरियोस्टियम जो है वो आउटर फिब्रस लेयर होती है, जिसके अंदर वो और हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। उसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह सारी जो बोन से में आ रही होती है वो या जा रही होती है बोन से, वो पेरियोस्टियम में मौजूद होती है, ठीक है। और ये पेरियोस्टियम बेसिकली क्या काम कर रही होती है बोन के लिए, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती है बोन को। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, वूवन बोन और पेरियोस्टियम फॉर्म हो रहा है, यानी कि स्पॉन्जी बोन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया और आउटर मोस्ट लेयर। अब ये जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ये इन्होंने फाइनली पेरियोस्टियम बना लिया है, सही है। ये देखिए अब आपको मेसेनकाइमल सेल्स नहीं नजर आ रहे, बल्कि ये फिब्रस पेरियोस्टियम बन चुके हैं अब मेसेनकाइमल सेल्स। और यहाँ पर ये ऑस्टियोब्लास्ट स्टिल मौजूद है। आपको याद है कि ये जो इनर वाली लेयर थी, आप समझ लें यहाँ से ये जो ऑस्टियोब्लास्ट तो मौजूद थे इनर लेयर में, अब यहाँ पर ये जो यहाँ पे मौजूद मेसेनकाइमल सेल्स थे, उन्होंने क्या किया, इनको मेम्ब्रेन बना दिया। यहाँ पे भी मेम्ब्रेन बन गई और इस साइड पर भी मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस साइड पे भी मेम्ब्रेन बन गई और इस साइड पे भी मेम्ब्रेन बन गई। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये तो जाहिर है इसी तरह से रहेगा ना विद इन मेम्ब्रेन्स। अब ये मेम्ब्रेन्स के अंदर आ गया ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर अब मेम्ब्रेन्स में इनक्लोज्ड हो गया। कौन सी मेम्ब्रेन में, फिब्रिस पेरियोस्टियम में। और पेरियोस्टियम कहाँ से बनी है, मेसेनकाइमल सेल्स जिन्होंने सराउंड किया हुआ था ये इस स्ट्रक्चर को, या इस स्ट्रक्चर को, इस स्पॉन्जी बोन को, तो वो अब फाइनली फिब्रिस एक पेरियोस्टियम बन गई है, लेयर बन गई है, सही है। तो अब आपको इंट्रा मेम्ब्रेनस सही तरह से समझ आएगा कि अब विद इन द मेम्ब्रेन, यानी कि इस साइड पे भी मेम्ब्रेन है और इस साइड पे भी मेम्ब्रेन है, और विद इन द मेम्ब्रेन क्या हो रही है, बोन की फॉर्मेशन हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ठीक है। फाइनली यहाँ पर बोन बनना स्टार्ट हो रही है दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, इंट्रा मेम्ब्रेनस। तो यहाँ पर आपको ऑस्टियोब्लास्ट नजर आ रहे हैं और इसका इनर रीजन जो है वो ट्रेबिकुले का नेटवर्क है, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब हमने बोन्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो उसमें दो पार्ट्स हमने स्टडी किए थे कि हमारी बोन्स जो है वो बेसिकली दो टाइप ऑफ बोन से मिलकर बनी होती है, वो कॉम्पैक्ट बोन और हमारे पास क्या होती है, स्पॉन्जी बोन होती है, ठीक है। तो ये अब फाइनली जो स्पॉन्जी बोन है वो अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट करना शुरू हो जाती है इनटू कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन कौन सी होती है, जो हार्ड और डेंस होती है। और स्पॉन्जी बोन कौन सी होती है, जो जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, स्पेसेस मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके अंदर रेड मैरो भी मौजूद होता है हमारे पास, सही है। अब ये स्पॉन्जी बोन जो है इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, रेड मैरो मौजूद है, जहाँ पे हमारे पास हेमेटोपोइसिस हो रही होती है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही, सॉरी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है इंटरमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में,
bone collar of compact bone forms and red marrow appears। ठीक है, फाइनली जो आपको स्पॉन्जी बोन नजर आ रही है, इसकी जो आउटर लेयर्स हैं वो अपने आप को कॉम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट करना शुरू हो जाती है। तो ये जो आउटर स्पेस बन जाती है फिर वो बन जाती है हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये जो स्पॉन्जी बोन है ये अपने आप को स्टैब्लिश फाइनली अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं और यहाँ पे रेड मैरो बन जाती है और ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है कॉम्पैक्ट बोन में जो स्ट्रक्चर बनता है, जो नेटवर्क ऑफ मैट्रिक्स था, जो कहाँ से आ रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट से बेसिकली आ रहा है, उसको हमने नाम दिया था लेमिलर का। ठीक है, या लेमिले का हमने नाम दिया था। अब वो जो स्पॉन्जी बोन के ट्रेबिकुलर नेटवर्क थे, दे आर जस्ट डीप इनटू द पेरियोस्टियम। जैसे वो थिक होते हैं, फॉर्मिंग अ वूवन बोन कॉलर, वो क्या बनाते हैं, वूवन जो स्पॉन्जी बोन की है कॉलर बना लेते हैं, दैट इज लेटर रिप्लेस्ड विद मैच्योर लैमेलर बोन। ठीक है, लैमेलर बोन हम किसको कह रहे हैं, बेसिकली स्पॉन्जी बोन को कह रहे हैं, सॉरी कॉम्पैक्ट बोन को कह रहे हैं। कॉम्पैक्ट बोन में आपको याद होगा कि उसमें जो मैट्रिक्स का एक नेटवर्क बनता है, वो कंसेंट्रिक रिंग्स वगैरह का एक जो नेटवर्क बनता है, उसको आप क्या कहते थे, लैमेलर का नाम दे रहे थे। तो स्पॉन्जी बोन कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रेबिकुले परसिस्ट इंटरनली। ठीक है, ये इंटरनली जो ट्रेबिकुलेटेड नेटवर्क ही रहता है, लेकिन ये जो आउटसाइड है, यहाँ पर आउटसाइड दोनों साइड पे वो क्या होता है, वो बनना शुरू हो जाता है, कॉम्पैक्ट बोन बनना शुरू हो जाती है। जो स्पॉन्जी बोन है वो रिप्लेस होना शुरू हो जाती है विद कॉम्पैक्ट बोन, और दरमियान वाला जो पार्ट है बोन का वो सिर्फ स्पॉन्जी बोन रह जाता है। एंड इट्स वेस्कुलर टिश्यू बिकम्स रेड मैरो। अब ये जो इसके वेस्कुलर टिश्यूज थे हमारे पास मौजूद थे, वो फाइनली क्या बन जाते हैं, रेड मैरो। आपने देखा था ना जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ब्लड वेजल्स आ रही थी इसके अंदर, तो ये फाइनली ये जो ब्लड वेजल्स है ना, फिर ये रेड मैरो हमारे पास बना लेती है स्पॉन्जी बोन के अंदर। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि मेसेंकाइमल सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे थे इनटू ऑस्टियोब्लास्ट्स, जब वो अपने आप को एक मिड में एग्रीगेट कर रहे थे या एक्यूमुलेट कर रहे थे, और वो क्या बना रहे थे, वो डिफरेंशिएट हो रहे थे इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। और वो ऑस्टियोब्लास्ट्स क्योंकि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, तो उन्होंने एक सेंटर बना लिया, तो वो क्या था, ऑसिफिकेशन सेंटर। और ये ऑस्टियोब्लास्ट्स एक मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू हो जाते हैं, वो क्या है, ऑस्टियोइड। स्टार्टिंग में वो अनकैल्सिफाइड होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाता है। तो जो सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो जाते हैं दरमियान के अंदर सेंटर में इस मैट्रिक्स के, उस मैट्रिक्स के कैल्सिफाई होने की वजह से जब वो हार्ड हो जाता है, तो ये वाले सेल्स इंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फाइनली ये सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनटू ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट्स जो ट्रैप्ड हुए थे इन द सेंटर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो हमारे पास मेसेंकाइमल सेल्स हैं, ये अपने आप को अरेंज करना शुरू हो जाते हैं और कंडेंस करना शुरू हो जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, आउटर फिब्रस लेयर बना देते हैं इस बोन के अकॉर्डिंग। साथ साथ ये स्पॉन्जी बोन भी बनना शुरू हो जाती है, और वो जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, थर्ड स्टेप में हमारे पास पेरियोस्टियम फॉर्म हो जाता है और स्पॉन्जी बोन फॉर्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है कि स्पॉन्जी बोन के जो आउटर पार्ट्स हैं उसको कॉम्पैक्ट बोन रिप्लेस कर लेती है। सही है, और उसके बाद ये जो ब्लड वेजल्स के हमारे पास था, ब्लड वेजल्स जो मौजूद थे वो अपने आप को रिप्लेस करते हैं विद रेड मैरो। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड काइंड ऑफ ऑसिफिकेशन की तरफ, और जो एंड मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कौन सी बोन्स में हो रही होती है, मोस्टली फ्लैट बोन्स में हो रही होती है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की तरफ। उसकी तरफ मूव करने से पहले एक छोटा सा आपको ज़्यादा इजी वे में समझाया गया है कि इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या है बेसिकली, और डिफरेंस भी बताया गया है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन और इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में। तो यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है जी मेसेंकाइमल सेल्स से, जो कि स्टेम सेल्स है। मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स इंट्रामेम्ब्रेनस में क्या होते हैं, क्लस्टर कर लेते हैं अपने आप को, एग्रीगेट कर लेते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट्स ऑस्टियोइड रिलीज करना शुरू हो जाते हैं, जो कि क्या है, मैट्रिक्स है, बोन का मैट्रिक्स है। अब जो जो ये मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू हो जाते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कैल्सिफाइड हो जाता है, और जो ट्रैप हो जाते हैं सेल्स, जो ऑस्टियोब्लास्ट इस कैल्सिफाइड मैट्रिक्स में या मिनरलाइज्ड बोन में ट्रैप्ड हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, और ये ऑस्टियोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये बोन के टिश्यू को मेंटेन कर रहे होते हैं। और फिर फाइनली मैंने आपको बताया था कि बोन बन जाती है, स्पॉन्जी बोन बन जाती है। फिर यहाँ पे इसके बाहर जो है वो फिब्रस लेयर बन जाती है पेरियोस्टियम की, सो एंड सो फोर्थ। उसके बाद अगर हम एंडोकॉन्ड्रल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ये मेसेंकाइमल सेल्स जो है वो एक कार्टिलेज टेम्पलेट बनाते हैं। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, कुछ अमाउंट उसकी कॉन्ड्रोसाइट्स में
डिफरेंशिएट हो जाती है। और आपको पता है कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, बेसिकली वो कार्टिलेज बना रहे होते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो कार्टिलेज बनाना शुरू हो जाते हैं, एक टेम्पलेट बनाना शुरू हो जाते हैं बोन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो अपने आप को डिवाइड भी करना शुरू हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा ये अपने आप को साइज में भी बढ़ाना शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम हाइपोट्रोफी या प्रोलिफरेशन का नाम देते हैं। तो जैसे ही फिर हमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो बोन्स हमारी जो कार्टिलेज है जब वो रिप्लेस होना शुरू हो जाता है विद बोन्स, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाई होना शुरू हो जाते हैं और क्या बनना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर वही प्रोसेस जो बोन का आ जाता है हमारे पास कि ऑस्टियोसाइट्स जो है वो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स बनाते हैं और जो ट्रैप्ड सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स बना लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली बोन्स नहीं होती उस वक्त एम्ब्रियोनिक स्केलेटन में, उस वक्त क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं उसके अंदर जो फॉलो हो रही होती है ऑसिफिकेशन का प्रोसेस, वो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन का हो रहा होता है फॉर लॉन्ग बोन्स। इसीलिए आप कहते हैं ना हमारी जो ये जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी अगर आप कंपेयर करें एडल्ट से बोन, तो वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो वो इसी वजह से सॉफ्ट होती हैं कि हमारे जो इन्फेंट्स होते हैं या जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादातर कार्टिलेज होती हैं, वो भी फाइनली ऑसिफाइड नहीं हुई होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, तो हमारी जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस होता जाता है विद बोन्स, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स अब एंडोकॉन्ड्रल की हम डिटेल की तरफ आते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसके अंदर, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया जी। एंडोकॉन्ड्रल क्लासिफिकेशन, बोन डेवलप्स बाय रिप्लेसिंग हाइलेन कार्टिलेज, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हाइलेन कार्टिलेज होता है बेसिकली जिससे बोन डेवलप्ड होती है। कार्टिलेज डज नॉट बिकम बोन, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो बोन नहीं बन सकता फर्दर जाकर। तो क्या होता है कि उसको रिप्लेस करना होता है, बोन उसको रिप्लेस करती है बेसिकली। कार्टिलेज खुद से बोन नहीं बनता बल्कि बोन जो है वो उसको बोन सेल्स रिप्लेस करते हैं कार्टिलेज को। Instead, cartilage serve as a template to be completely replaced by new bone. ये मैंने आपको भी बता दिया कि कार्टिलेज बोन नहीं बनता, आप कार्टिलेज को बोन नहीं कहते, बल्कि कार्टिलेज आप समझ लो कि एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा होता है एम्ब्रियोनिक स्केलेटन को कि वो कम्प्लीटली बोन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि कार्टिलेज को सॉरी बोन जो है वो कार्टिलेज को रिप्लेस कर रही होती है, एक मॉडल बनाया जाता है बोन के लिए। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन टेक्स मच लॉन्गर देन इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ठीक है। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जो होती है ना वो थोड़ी आसान होती है as compared to endochondral ossification. Bones at the base of the skull and long bones form via endochondral ossification. जैसे मैंने जब आपको इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था फ्लैट बोन्स जो हमारी स्कल की बोन्स होती हैं या हमारी रिब्स वगैरह होती हैं, स्टर्नम होता है, वो सारी इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू बनती हैं। और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के थ्रू जो बोन्स बनती हैं उनको आप क्या नाम देते हैं, वो हमारी कौन सी बोन्स होती है, स्कल की और लॉन्ग बोन्स होती है। In a long bone, at about 6 to 8 weeks after conception, some of the mesenchymal cells differentiate into chondrocytes, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही 6 to 8 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है तो वो जो mesenchymal cells हैं वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं into chondrocytes। और chondrocytes किसके सेल्स हैं, कार्टिलेज के सेल्स हैं हमारे पास। form the cartilaginous skeletal precursor of the bones, ठीक है। ये एक मॉडल बना लेते हैं, cartilaginous skeletal precursor मॉडल के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो फाइनली बाद में बोन से रिप्लेस किया जा सके। soon after the perichondrium, a membrane that covers the cartilage, ठीक है। जैसे हमारी बोन को पेरियोस्टियम कवर कर रही होती है वैसे ही हमारी जो कार्टिलेज है उसको जो मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, सही है, अपीयर्स। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स एट द सेंटर ऑफ द ग्रोइंग कार्टिलेज, यहाँ पर एट द सेंटर ऑफ द ग्रोइंग कार्टिलेज मॉडल enlarge and then die as the matrix calcifies, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स ये सारा पूरा ये जो मॉडल है ये बेसिकली कार्टिलेज मॉडल है, ये पूरा इस फिलहाल इस वक्त बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है आपके पास, ठीक है। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो क्या होते हैं, ये यहाँ मिडल में जो है वो क्या होते हैं, इनलार्ज होते हैं और फाइनली जैसे ही ये ऑस्टियोब्लास्ट से रिप्लेस होते हैं तो कैल्सिफाइड, जैसे ही कैल्सिफाइड मैट्रिक्स बनता है तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स डाई होना शुरू हो जाते हैं। क्यों डाई होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती है। एक और डायग्राम में आपको आगे दिखाऊंगी उससे ज़्यादा क्लियर आपको होगा।
तो पहले हमारा स्टेप क्या है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होना शुरू हो जाते हैं एंड देन डाई एज द मैट्रिक्स कैल्सिफाइज। जैसे ही वो उसको बोन रिप्लेस करना शुरू करती है ऑस्टियोब्लास्ट्स के थ्रू, तो ऑस्टियोब्लास्ट्स आपको पता है मैट्रिक्स कैल्सिफाइड मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी वजह से ये कॉन्ड्रोसाइट्स डाई होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, न्यूली डिराइव्ड ऑस्टियोब्लास्ट्स कवर द शाफ्ट ऑफ द कार्टिलेज इन अ थिन लेयर ऑफ बोन, यानी कि आपको ये कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं इन द मिडल ऑफ द बोन। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बोन के जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उसका डायाफाइसिस, यानी कि जो उसकी ट्यूबुलर शैफ्ट होती है उसको डायाफाइसिस का नाम दिया जाता है, और उसका ये जो वाइडर रीजन होता है बोन का उसको एपिफाइसिस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर दरमियान में आपकी बोन फॉर्म हो रही होती है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स जब रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट से, तो क्या होता है, एक थिन लेयर बन जाती है बोन की। ठीक है, ये बोन की एक थिन थिन लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाती है, ये बोन फॉर्मेशन। ये देखिए ये थिन लेयर जो आपको येलो में नजर आ रही है, और ये आपको ब्लड वेजल्स भी नजर आना शुरू हो गई हैं। ये साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अब ये कार्टिलेज जो है वो सारा रिप्लेस हो जाएगा विद दैट दिस बोन। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, ब्लड वेजल्स पेनिट्रेट द कार्टिलेज। अब वो जो ब्लड वेजल्स हैं वो क्या करती है, पेनिट्रेट करना शुरू हो जाती है कार्टिलेज को। न्यू ऑस्टियोब्लास्ट्स फॉर्म अ प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, अब वो वाला प्रोसेस हमारे पास, वो जो इंट्रामेम्ब्रेनस वाला प्रोसेस है वो हमारे पास आ जाता है। और वो जो हमने डिस्कस भी किया था अभी इंट्रामेम्ब्रेनस में, कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक ऑसिफिकेशन सेंटर बना लेते हैं दरमियान में। ठीक है, तो उस वो इसमें जो एंडोकॉन्ड्रियल क्लासिफिकेशन है, सॉरी एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन है, उसमें हम उसको क्या कह रहे हैं, वो जब ऑस्टियोब्लास्ट्स एक सेंटर बना लेते हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो यहाँ पर ये जो कार्टिलेज है वो वेस्कुलराइज्ड भी होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन चुका है। किसके थ्रू बन चुका है, ऑस्टियोब्लास्ट्स के थ्रू बन चुका है, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स आर रिप्लेस्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट्स। ये साइड पर आपको थोड़े से पेरिफेरी पर नजर आ रहे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, लेकिन ज्यादातर रिप्लेस हो चुके हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स से। उसके बाद क्या होता है, द बोन ऑफ द शैफ्ट थिकन्स। अब ठीक है, ये जैसे जैसे ऑस्टियोब्लास्ट्स रिप्लेस करते जाते हैं, फर्दर इसकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, तो ये फाइनली जो शैफ्ट है, ट्यूबुलर शैफ्ट है, डायफाइसिस है, ये थिकन होना शुरू हो जाता है। और जो कार्टिलेज है वो आपको सिर्फ यहाँ नियर एपिफाइसिस ही नजर आता है। ये देखो, ये जो वाइडर पोर्शन है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉन्ड्रोसाइट्स एपिफाइसिस की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। ये आपको इस डायग्राम में भी नजर आएगा कि यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता, ये जितना ब्लू में आपको नजर आ रहा है ये सारा कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये अब सिर्फ एपिफाइसिस तक ही महदूद रह गया है। So the bone of the shaft thickens and the cartilage near each epiphysis is replaced by shafts of bone. ठीक है, देखो आहिस्ता आहिस्ता ये येलो, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे बहुत ही थिन सी लेयर थी बोन की, अब ये मजीद इसमें थिकनेस में इंक्रीज हुई, और अब यहाँ पर देखो ये येलो पार्ट इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, और बोन जो है वो भी प्रॉपरली डिवेलप हो गई है। इसके अंदर एक मैरो कैविटी बन गई है, ब्लड वेजल्स भी आ गई है, वेस्कुलराइज्ड हो गई है बोन। और स्टेप 5 में क्या होता है फिर फाइनली, blood vessels invade the epiphysis and osteoblasts form secondary centers of ossification. ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे ये कार्टिल, अब हमने बताया बात की थी ना कि एपिफाइसिस की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है कार्टिलेज, तो फिर ये जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, ये इन वाले कॉन्ड्रोसाइट्स को, यहाँ पर भी जो कार्टिलेज मौजूद होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता हुआ ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो फाइनली यहाँ पर जो कार्टिलेज मौजूद है इसको भी रिप्लेस करना शुरू हो जाता है, और वो क्या बना लेता है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ठीक है, फाइनली जहाँ जहाँ कार्टिलेज मौजूद होता है वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट जब उसको रिप्लेस करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वहां पर एक ऑसिफिकेशन सेंटर बना देते हैं। दैट टाइम हम उसको कहते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पार्ट ऑफ बोन हमारे पास, आप समझ लें कि डायाफाइसिस का जो पार्ट है बोन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो किस तरफ बढ़ रही है, बोन अपनी फॉर्मेशन में एपिफाइसिस की तरफ बढ़ रही है। एपिफाइसिस में भी जब हमने देखा था तो उसमें स्पॉन्जी बोन भी मौजूद थी, है ना, स्पॉन्जी बोन थी, मैरो थी, रेड मैरो मौजूद था। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो कार्टिलेज है ये भी रिप्लेस होना शुरू हो जाता है विद ऑस्टियोब्लास्ट, तो फाइनली वो एक बोन बना देता है। ठीक है, तो हमारी जो आप कह सकते हो कि डायाफाइसिस, ये जो डायाफाइसिस का रीजन है, यहाँ पर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, और फिर जो हमारा एपिफाइसिस रीजन होता है बोन का, उसके अंदर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर मौजूद होता है, अगर हम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की बात करें। तो इस तरह से हमारी जो बोन्स हैं वो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में बनती हैं। किस तरह से बनती हैं, बाय रिप्लेसिंग हाइलिन कार्टिलेज। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एंडोकॉन्ड्रल का मतलब क्या होता है,
कि कॉन्ड्रल का वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, कार्टिलेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बाय कार्टिलेज, कॉन्ड्रल मींस विद इन कार्टिलेज, के कार्टिलेज के थ्रू जो ऑसिफिकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। अच्छा, अब ये एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन और इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बेसिकली आपको बता रही होती है कि हमारी बोन्स किस तरह से ग्रो करती हैं। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो कौन सा प्रोसेस होता है। पहले हम इसको अगेन एक अदर डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये क्या है, हमारे पास पेरीकॉन्ड्रियम, जो आउटर लेयर है कार्टिलेज की, उसको हम क्या कह रहे हैं, पेरीकॉन्ड्रियम कह रहे हैं। और ये सारा पार्ट जो है वो क्या है, हाइलेंड कार्टिलेज का। ये कहाँ पे है हाइलेंड कार्टिलेज, हमारे एम्ब्रियोनिक स्केलेटन के अंदर मौजूद है। तो जैसे ही 6 to 8 वीक्स गुजरते हैं तो ये हाइलेंड कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता किससे रिप्लेस होना शुरू हो जाता है, बोन्स के साथ रिप्लेस होना शुरू हो जाता है, सही है। यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स आहिस्ता आहिस्ता डाई होना शुरू हो जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ मौजूद थे, इस हाइलेंड कार्टिलेज में मौजूद थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दरमियान से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, बोन के सेंटर से ये सॉरी कार्टिलेज के सेंटर से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट से। वो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, कौन सा, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। तो जैसे ही वो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स रिलीज करते हैं तो कॉन्ड्रोसाइट्स डाई होना शुरू हो जाते हैं। किस वजह से, क्योंकि उन तक ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच रही होती हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि नरिशमेंट नहीं पहुंच रही, तो कॉन्ड्रोसाइट्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ओके, नाउ फिर यहाँ पे हमारे पास फिर उसके बाद हमारे पास प्रोसेस कौन सा शुरू हो जाता है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का, ठीक है। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में आप अगेन मैंने आपको बताया था कि वो जो मेसेंकाइमल सेल्स थे वो किस में डिफरेंशिएट हो रहे थे, इनटू पेरियोस्टियम, जो आउटर मोस्ट लेयर थी बोन की। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बोन ये जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं वो रिप्लेस करते जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स को, और वो स्पॉन्जी बोन बना देते हैं, वेस्कुलराइजेशन हो जाती है। फिर फाइनली जो डायाफाइसिस है वहाँ पर बोन की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, मेडुलरी कैविटी वगैरह बन जाती है, ट्रेबिकुलर नेटवर्क बन जाता है। और फिर जैसे ही डायाफाइसिस का में बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस खत्म होता है तो कार्टिलेज, चूंकि जैसे जैसे ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, एपिफाइसिस की तरफ मूव कर रहे होते हैं, रिप्लेस करना कॉन्ड्रोसाइट्स को। तो हमारे पास जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो सिर्फ एपिफाइजल लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे ही डायाफाइसिस में बोन की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो एपिफाइसिस, बोन के एपिफाइसिस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर जो कार्टिलेज मौजूद होता है उसको भी रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनाते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे बोन्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बढ़ती जाती हैं तो आपके पास जो कार्टिलेज रह जाता है वो सिर्फ एपिफाइसिस के आउटर रीजन में ही रह जाता है, या फिर इस एपिफाइजल प्लेट में रह जाता है। दिस एपिफाइजल प्लेट इज वेरी नेसेसरी, आपको इसको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो एपिफाइजल प्लेट है इसके अंदर हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं, ये जो एपिफाइजल प्लेट है, ठीक है। और बाकी सारा जो पार्ट है वो फाइनली बोन बन चुका है। या मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं जो मैंने अभी ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली है डायग्राम के थ्रू, दैट एज द मैट्रिक्स कैल्सिफाइज न्यूट्रिएंट्स कैन नो लॉन्गर रीच द कॉन्ड्रोसाइट्स। उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल्स इन्वेड द रिजल्टिंग स्पेसेस, नॉट ओनली इनलार्जिंग द कैविटीज बट आल्सो कैरिंग ऑस्टियोजेनिक सेल्स विद देम, ठीक है। वहाँ पे ऑस्टियोजेनिक सेल्स भी मौजूद होते हैं हमारे पास, मेनी ऑफ विच विल बिकम ऑस्टियोब्लास्ट्स। अब उनमें से क्या होता है, बहुत से जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स को रिप्लेस कर देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स के थ्रू, और फाइनली वो एक मेडुलरी कैविटी बना देते हैं। जैसे जैसे कार्टिलेज ग्रो करता है कैपिलरीज उसके अंदर पेनिट्रेट करती हैं। दिस पेनिट्रेशन इनिशिएट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरिकार्डियम इनटू बोन प्रोड्यूसिंग पेरियोस्टियम। अब जैसे जैसे इस कार्टिलेज को नरिशमेंट मिलती जाती है वो क्या होता है कि वो बोन की फॉर्मेशन की तरफ जाता रहता है, ठीक है। हियर द ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म अ पेरियोस्टियल कॉलर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अब फाइनली जो स्पॉन्जी बोन थी वो कॉम्पैक्ट बोन में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है अराउंड द कार्टिलेज ऑफ द डायाफाइसिस, ठीक है। मैंने आपको बताया ना पहले, डायाफाइसिस में प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन रहा होता है। बाय द सेकंड और थर्ड मंथ ऑफ fetal life, bone cell development and ossification creates the primary ossification center. तो by the second और third month, जैसी एम्ब्रियोनिक जो फीटस है वो थर्ड या फोर्थ मंथ पे पहुंचता है तो बोन सेल की जो डेवलपमेंट है, ऑसिफिकेशन होती है, वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर ऑस्टियोब्लास्ट्स बना चुके होते हैं
हाइलन कार्टिलेज जो है वो डायफाइसिस में रिप्लेस हो चुका होता है इससे बोन से. A region deep in the periosteal collar where ossification begins. ठीक है, डीप होता है उसके अंदर. Where while these deep changes are occurring, chondrocytes and cartilage continue to grow at the ends of the bone. जो बाद में बोन का एपिफाइसिस होता है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स बिल्कुल कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोन्स की लेंथ को ग्रो करने के लिए. बोन्स को ग्रो करने के लिए कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ही क्रूशल हैं आपके बोन की लेंथ को ग्रो करने के लिए. सही है, तो बिल्कुल भी तमाम जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस नहीं होता बोन के साथ. थोड़ा बहुत कार्टिलेज रह जाता है, क्योंकि ये कॉन्ड्रोसाइट्स ही हैं बेसिकली जो बोन को अपना जो लेंथ है वो इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे होते हैं. ठीक है, which increases the bone's length. At the same time, bone is replacing cartilage in the diaphysis. So diaphysis सबसे पहले बनता है हमारे पास, उसके बाद फिर एपिफाइसिस में जो है वो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन जाता है. मैंने आपको बताया था कि एपिफाइजल प्लेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि बोन्स किस तरह से ग्रो करती हैं. क्यों एपिफाइजल प्लेट ज़रूरी है? मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बेसिकली जो हाइलन कार्टिलेज की लेयर है वो बाकी तो बोन बन जाती है, ठीक है, स्पॉन्जी बोन में कन्वर्ट हो जाती है, कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है, लेकिन एपिफाइजल प्लेट इज एन एरिया जहाँ पर हाइलन कार्टिलेज मौजूद होता है. और अभी मैंने आपको बताया कि हाइलन कार्टिलेज क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रेजेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी हाइलन कार्टिलेज से आगे बोन बननी है, अगेन बोन की फॉर्मेशन होनी है. इसको भी रिप्लेस होना है विद bones, where it is a layer of hyaline cartilage where ossification occurs in immature bones. यानी कि जब तक बोन मेच्योर नहीं होती, जैसे चिल्ड्रन वगैरह में या इन्फेंट्स वगैरह में अभी जब तक मेच्योर नहीं होती बोन, जब तक कि हम 21 ईयर्स 18 टू 21 ईयर्स तक हमारी ऑसिफिकेशन चलती रहती है बॉडी के अंदर, तो जब तक बोन्स मेच्योर नहीं हो जाती है, हाइलन कार्टिलेज जो है वो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहता है. So on the epiphyseal side of the epiphyseal plate, cartilage is formed. ठीक है, एपिफाइजल साइड कौन सी बात कर रहे हैं? इस डायग्राम में आप बताती हूँ, ये एपिफाइजल साइड है और ये आपकी एपिफाइजल प्लेट है. ठीक है, तो इस साइड पर क्या होता है, कार्टिलेज ग्रो होना शुरू हो जाता है, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, यहाँ पर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. Once the diaphyseal side cartilage is ossified, जैसे ही diaphyseal में बोन की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, ossification हो जाती है, the diaphysis grows in length. ठीक है, सिर्फ diaphysis में जैसे ही बोन की ग्रोथ होती है वहां पर स्टोरी जो है वो एंड नहीं हो जाती, बल्कि वो कार्टिलेज जो कि एपिफाइजल प्लेट में मौजूद है उससे फर्दर अब वो जो डायफाइसिस जो है वहां से जो स्टोरी है वो मूव करना शुरू कर देती है फ्रॉम टू एपिफाइसिस. एपिफाइजल प्लेट में जो कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं, हाइलन कार्टिलेज मौजूद है, वो बेसिकली हेल्प करता है बोन्स को अपनी लेंथ में ग्रो करने के लिए. ठीक है, तो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, एपिफाइसिस की तरफ मूव कर रहे होंगे. ठीक है, हमारी जो बोन का एपिफाइसिस है उसकी तरफ मूव कर रहे होंगे, और जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो कहाँ मूव कर रहे होंगे, वो भी एपिफाइसिस की तरफ ही यानी कि अपर पार्ट ऑफ एपिफाइसिस की तरफ मूव कर रहे होंगे. ये हम देखते हैं जी, हमने अभी बात की एपिफाइजल लाइन की, जिसको आप ग्रोथ प्लेट जोन भी कह सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद है. ये वाले जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ये सारे क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं बेसिकली. और ये इसको हम इस जोन को हम कहते हैं रिजर्व जोन. जो ग्रोथ प्लेट है ना आपकी, जो एपिफाइजल प्लेट है, उसको इन जोन्स में डिवाइड किया गया है. रिजर्व जोन में, प्रोलिफरेटिव जोन में, मैच्योरेशन एंड हाइपरट्रॉफी में, देन कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के जोन में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहला जोन क्या है हमारे पास, रिजर्व जोन. ठीक है, यहाँ पर ये हाइलन कार्टिलेज जो ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो मौजूद रहते हैं ताकि फर्दर कार्टिलेज ग्रो किया जा सके, या क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स ही बेसिकली ये मैट्रिक्स रिलीज कर रहे होते हैं और हमारे पास कार्टिलेज बना रहे होते हैं. तो अगर ये कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास कार्टिलेज नहीं बचेगा, और अगर कार्टिलेज नहीं बचेगा हमारी बॉडी में तो हमारी बोन्स ग्रो नहीं कर सकती इन लेंथ. तो बोन्स को लेंथ को ग्रो कराने के लिए कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या हाइलन कार्टिलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर ये वो रिजर्व सेल्स हैं जिनसे फर्दर फिर हाइलन कार्टिलेज बनता है. जो कॉन्ड्रोसाइट्स डाई हो जाते हैं उनके नतीजे में
यानी कि उनकी कमी को पूरा करने के लिए रिजर्व जोन में कॉन्ट्रोसाइट्स रखे जाते हैं ताकि हमारी बॉडी से कम्प्लीटली कार्टिलेज खत्म ना हो। ओके, रिजर्व जोन के बाद हमारे पास आ जाता है प्रोलिफरेटिव जोन। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रोसाइट्स हैं, रिजर्व जोन से जो कॉन्ट्रोसाइट्स हैं वो यहाँ मूव करते हैं हमारे पास प्रोलिफरेटिव जोन में। अभी क्या प्रोलिफरेटिव जोन में का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा माइटोसिस होती है, ये बहुत ज़्यादा माइटोटिकली एक्टिव होते हैं कॉन्ट्रोसाइट्स, और ये माइटोसिस के थ्रू अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो फिर वो उसके बाद अपने आप को मैच्योर करना शुरू कर देते हैं और हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। हाइपरट्रॉफी क्या होती है? सेल जो है वो नंबर में अब इंक्रीज नहीं हो रहे होते, अब सिर्फ साइज में इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, जितनी माइटोटिक एक्टिविटी होनी होती है वो इस फेज में हो जाती है, इस प्रोलिफरेटिव जोन में हो जाती है। इस जोन में मैचुरेशन एंड हाइपरट्रॉफी में फर्दर माइटोसिस नहीं हो रही होती, माइटोसिस इस स्टेज पर सीज हो जाती है। ठीक है, अब सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ सेल साइज में ग्रो कर रहे हैं। जब सेल जो है वो साइज में ग्रो कर रहे होते हैं तो उसको हम हाइपरट्रॉफी का नाम देते हैं, साइज में जब इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को बेसिकली साइज में जब इंक्रीज हो रहे होते हैं तो अपने आप को मैच्योर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इनमें क्या मौजूद होता है? मैट्रिक्स बनाने के लिए किस चीज़ का मैट्रिक्स एक्यूमुलेट हो रहा होता है? लिपिड्स का, ग्लाइकोजन का, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का एक्यूमुलेट मैट्रिक्स कैल्सीफाइज। ये सारी चीजें जो है वो मैट्रिक्स को आहिस्ता आहिस्ता कैल्सीफाई करना शुरू हो जाती है। अब आपको पता है कि ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑस्टियोब्लास्ट से रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये ऑस्टियोब्लास्ट से रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट अपना ऑस्टियोइड या अपना जो कैल्सीफाइड मैट्रिक्स है उसको रिलीज करना शुरू हो जाते हैं। और फाइनली ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये उस कैल्सीफाइड मैट्रिक्स के हार्ड होने की वजह से इन तक न्यूट्रिशन, अब ये जो वेजल्स हैं, ये ब्लड वेजल्स हैं, इन तक नहीं पहुंच सकती। वो इतना हार्ड होता है कैल्सीफाइड मैट्रिक्स कि वो ब्लड वेजल्स को यहाँ तक नहीं पहुंचा सकता। तो क्या होता है उसके नतीजे में, इस कैल्सीफाइड मैट्रिक्स के बनने के नतीजे में यहाँ पर सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। जो कॉन्ट्रोसाइट्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता टाई होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर वो जो ऑस्टियोब्लास्ट, फाइनली इनकी जगह कौन रिप्लेस कर देता है इनको? इनको कौन रिप्लेस करता है? आके ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस करते हैं, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट आपको पता है कि हमारी ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्पॉन्जी बोन बना रहे होते हैं। तो इन सेल्स को कौन रिप्लेस कर रहा है? अब आके ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस कर रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर बोन सारी ग्रो करी है, ये मेटाफाइसिस है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज द जोन ऑफ ऑसिफिकेशन। ये अब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइमरी स्पॉन्जियोजा बन गया और यहाँ पे सेकेंडरी स्पॉन्जियोजिया बन गया। मीन्स स्पॉन्जियोजिया इसको इसलिए कह रही है क्योंकि आपको पता है ना, पहले स्पॉन्जी बोन बन रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, जब ऑसिफाई हो रही होती है तो पहले स्पॉन्जी बोन बनती है। सो इस तरह से हमारी बोन्स जो है वो लेंथ में ग्रो करती हैं। ठीक है, हमारे जो एपिफाइजल लाइन है या एपिफाइजल प्लेट है, इसको हम देख लेते हैं इस डायग्राम में। ये जो एपिफाइजल, ये जो एपिफाइजल प्लेट है, हमने इसको डिवाइड किया था 4 जोन्स में। रिजर्व जोन, ठीक है, प्रोलिफरेटिव जोन, फिर उसके बाद हमारे पास मैच्योरेशन एंड हाइपरट्रॉफी थी, और फिर फाइनली कैल्सीफाइड मैट्रिक्स वाला जोन था हमारे पास। तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, हाइलेन कार्टिलेज है, ये ऑस्टियोब्लास्ट्स इस तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारी जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस होना शुरू हो जाता है विद ऑस्टियोब्लास्ट। और ये आप, मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ इस साइड पर मूव कर रहे होते हैं, अपनी एक्टिविटी को इस साइड पर मूव करा रहे होते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट भी इसी साइड पर मूव करा रहे होते हैं। तो जैसे ऑस्टियोब्लास्ट इस वाले कार्टिलेज को रिलीज करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स एक और कार्टिलेज बना चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये हाइलेन कार्टिलेज रिप्लेस होता जाता है हमारी बॉडी में बोन के थ्रू, तो ये बोन अपनी ऐसे इस तरह से लेंथ में ग्रो करती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पर हाइलेन कार्टिलेज था, तो यहाँ पर अब बोन बन गई है और कार्टिलेज यहाँ मूव कर गया है, तो ये बोन फाइनली यहाँ पर अपने आप को ऐसे इंक्रीज कर लेगी लेंथ में, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज बना रहे हैं, फर्दर टेम्पलेट बनाते जा रहे हैं। एक आप समझ लो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक बोन के लिए बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला देखो, ये भी कार्टिलेज मौजूद है। अब यहाँ पर जब ये वाला कार्टिलेज इसको रिप्लेस किया जाएगा, सॉरी इसको रिप्लेस किया जाएगा, एपिफाइजल प्लेट के कार्टिलेज को रिप्लेस किया जाएगा, तो वो मजीद बोन जो है वो लेंथ में इंक्रीज करेगी। सो दिस इज हाउ द बोन्स ग्रो इन लेंथ। दिस वाज ऑल अबाउट योर बोन एंड स्केलेटल सिस्टम। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
Thank you so much for listening.